मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फेरेडेज। वालेकुम सलाम अम्मा। फेरेडेज एक्सपेरिमेंट। वालेकुम सलाम जाहिद। एक्सपेरिमेंट। तो देखिए फेरेडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स के पीछे की हिस्ट्री सुन लो। इन एक्सपेरिमेंट से पहले ईएमएफ या जिसे आप वोल्टेज कहते हैं, गुड इवनिंग हार्दिक, ईएमएफ या वोल्टेज की जस्ट एक सिंगल सोर्स हुआ करती थी जिसे आप सेल कहते हैं। एक सिंगल सोर्स थी जिससे आप ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, दैट सोर्स इज सेल। फेरेडे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक और ऑल्टरनेट सोर्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है जरूरी नहीं कि आपको ईएमएफ जनरेट करने के लिए आपके पास सेल हो, सेल के अलावा भी एक ऑल्टरनेट सोर्स हो सकती है ईएमएफ जनरेट करने। तो वो सोर्स फेरेडेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू शो किया, और वो जो सोर्स थी वो सोर्स था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस। फेरेडे का आर्ग्यूमेंट था कि अगर आप किसी भी तरह से किसी सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स चेंज कर दें तो वो चेंजिंग फ्लक्स उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। मींस सेल के अलावा आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स और मिल जाएगी, और वो सोर्स ज्यादा कॉमन है। कहीं भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दीजिए, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली बी ए कॉस थीटा। ऐसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। B is strength of magnetic field, A is area, theta is angle between magnetic field and area. So देखो फ्लक्स चेंज करने के लिए आप इन तीन क्वांटिटीज में से कोई भी एक क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। आप किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दीजिए, या आप कॉइल का एरिया चेंज कर दीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज कर दीजिए। इन तीनों में से कोई एक चीज भी चेंज हुई तो आपके सिस्टम में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये सेल से ज्यादा आसान काम है। सेल बनाने के लिए तो इलेक्ट्रोड्स लाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, सेल बनता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये ज्यादा आसान काम है। आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल, तीनों में से कोई एक चीज चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ आना शुरू हो। तो इस स्टेटमेंट को फेरेडे ने कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक कॉइल ली और इस कॉइल से फेरेडे ने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और यहां उसने एक मैग्नेट रख दी। दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। देखिए मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर होंगी, इस कॉइल से लिंक्ड कुछ फ्लक्स जरूर होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर होगा जो इस कॉइल से लिंक्ड होगा, लेकिन वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। दोबारा सुन लीजिए, अगर ये मैग्नेटरी है तो कॉइल से लिंक्ड कुछ तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स जीरो नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स जरूर होगा जो कॉइल से लिंक्ड हो, अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी। लेकिन कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है जीरो। अब अगर मैं इस मैग्नेट को मूव कराता हूं टुवर्ड्स द कॉइल, मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराता हूं, मुझे बताओगे फ्लक्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा?
अगर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब आपका जो आंसर हो उसमें तीन में से कोई एक चीज हो, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। चलो वेरी गुड, इंक्रीज होगा ना। मैग्नेट को जैसे ही आप क्लोज लेकर आओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा। यहां फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो देखो फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है इस कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो। तो जैसे ही आप मैग्नेट को लेके गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉइल में डिफ्लेक्शन आने लगा। डिफ्लेक्शन बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इस तरह से मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, पास लेकर आया और स्टेशनरी कर दिया। अब बताओगे फ्लक्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेट को लेकर आया, मूव कराते कराते और फिक्स कर दिया, रेस्ट में ले आया, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो ईएमएफ बता सकते हैं मुझे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ेगा अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो अगर स्टेशनरी कर देगा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं। फिर इस मैग जब दूर लेकर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। पहले केस में इंक्रीज होगा, दूसरे केस में डिक्रीज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज करने की वजह से फिर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स के डिक्रीज करने से फिर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा, कॉइल में फिर से ईएमएफ। सो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो सिंपल ही बता रहा है फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया। हाँ उसमें फर्स्ट टॉपिक ये गैल्वेनोमीटर है। एक कॉइल और ली, अब मैग्नेट नहीं ली, कॉइल ली, करंट कैरिंग कॉइल। दिस इज कॉइल C1 एंड दिस इज कॉइल C2। इस कॉइल 1 से करंट पास कर रहा है। दोनों कॉइल स्टेशनरी। भाई कॉइल करंट पास हो रहा है ना इस कॉइल से, तो ये कॉइल कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, कॉइल ने फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। बट कॉइल अभी स्टेशनरी है, कॉइल मूव नहीं कर। तो यहाँ भी फ्लक्स कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन, कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज। अब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कॉइल को दूर लेकर जाओ, पास लेकर आओगे, अब बताओगे मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं कॉइल C2 को C1 के पास लेकर आता हूँ। C2 को लेकर आ रहा हूँ C1 के पास, है ना। डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज होगा, करीब लेकर आ। हाँ अगर मैं इसको करीब लेकर आ रहा हूँ तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से फिर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, तो यहाँ आपको डिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप जैसे ही कॉइल को स्टेशनरी कर दोगे, कॉइल फील्ड एंड कम, कॉइल फील्ड एंड पर कम होती है। क्यों फैजान, अगर एक कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, आप कॉइल के एक्सिस पर ले रहे हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेंटर पे तो नहीं, एक्सिस पे रखा हुआ है, सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना सेपरेशन कम करोगे फीस बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप सेपरेशन कम करते चले जाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फैजान B is inversely proportional to x, ये सेपरेशन x है। भाई क्लियर हुआ, बढ़ेगा। एंड पर कम होती है। भाई मुझे नहीं पता प्रधान तुम किसकी बात कर रहे हो। अबे सोलोनॉइड, लॉन्ग सोलोनॉइड नहीं ले रहे प्रधान, हम लॉन्ग लॉन्ग सोलोनॉइड नहीं ले रहे कि एंड पर कम हो जाए। मैं तो कॉइल ले रहा हूँ, एक कॉइल है आपके पास, करंट कैरिंग कॉइल है जिसके एक्सिस पर पॉइंट किया।
ठीक है, एक्सिस पर पॉइंट। सो जैसे जैसे आप सेपरेशन बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती बढ़ती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। कॉइल को जैसे ही स्टेशनरी कर दोगे, फ्लक्स कांस्टेंट, जीरो नहीं हुआ फ्लक्स, फ्लक्स कांस्टेंट, बट फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ईएमएफ जीरो होता है। फिर आप कॉइल को दूर लेकर जाएंगे, फिर फ्लक्स डिक्रीज हो, किसी और डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस। उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उसने एक कॉइल ली, दिस इज गिल्वानोमीटर, दिस इज कॉइल C1। अब जरा ढंग से सुनना, कॉइल C2 का वो मूव नहीं कराएगा, ये सेल है, ये की है। कॉइल 1 भी फिक्स, कॉइल 2 भी फिक्स्ड। इनिशियली की ओपन है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। मुझे सिर्फ ये बताना, जैसे ही की क्लोज करते हैं, एट द इंस्टेंट, ये की है, की के इज क्लोज, जिस इंस्टेंट पर की को आप क्लोज करोगे, मुझे बताओगे क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, और होगा तो क्यों होगा? जैसे मैंने की क्लोज करी 2 में, क्या 1 में कुछ आएगा? हाँ, वजह इंटेंस्टेनियसली चेंज आएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। वेरी गुड। देखो ये जो कॉइल है ना, ये जैसे ही आप की क्लोज करोगे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना शुरू करेगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बायो-सावर्ट्स लॉ, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही आप की क्लोज करते हैं, करंट इंक्रीज होता है। करंट इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक डिफ्लेक्शन आएगा गलवान। कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। भाई करंट के साथ ऐसा होता है, अगर मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, करंट ऐसे इंक्रीज करता है फिर कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में एक ही चीज कॉमन है कि फ्लक्स किसी भी तरह से चेंज हो रहा है। कहीं फ्लक्स सेपरेशन चेंज होने से चेंज हो रहा था, जैसे फर्स्ट और सेकंड केस में। थर्ड केस में फ्लक्स करंट चेंज होने से चेंज हो रहा है, और जैसे फ्लक्स चेंज करोगे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इसे लिखिए, और इसमें कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना है तो बताइए। जी आयशा, एसी जनरेटर का ये है, बस वहां एंगल चेंज होता है, वहां सेपरेशन चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होता है। पढ़ेंगे एसी जनरेटर। तो इतना लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। तबस्सुम, फ्लक्स देखो यहां से, देखो तबस्सुम यहाँ देखो, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ कहता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हो फ्लक्स भी करंट के डायरेक्टली। तबस्सुम, हाँ तो अगर डिक्रीज करेंगे तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करना चाहिए, कैसे भी चेंज करें, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ईएमएफ जरूरी है। बस चेंज इन फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट, अब वो चेंज कैसे भी होगा। हार्दिक, आपका वेट कर रहा हूं मैं, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल फातिमा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा गैल्वेनोमीटर में। देखो इस सर्किट में करंट के दो ही डायरेक्शंस हो सकते हैं ना, इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है।
क्लॉकवाइज करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ और होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है। फातिमा, कोई डाउट नहीं लिया आपने? रब कर दूं इसको? C2 को C1 से कोइंसाइड कर दें तब भी हो जाएगा फैजान, फ्लक्स तो तब भी आएगा ना, फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर C2 को C1 के साथ कोइंसाइड कर दूं और फिर मैं करंट चेंज करूं, क्योंकि कोइंसाइड कर दिया तो तुम सेपरेशन तो नहीं चेंज करोगे, करंट चेंज करोगे तब भी आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन में इसकी तो इनफैक्ट कैलकुलेशंस भी करेंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे। हाँ राशिद, थर्ड केस में ईएमएफ बहुत कम टाइम के लिए इंड्यूस होगा, बिल्कुल। चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर फैराडे ने अपना एक लॉ दिया विच इज नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में देखो तो सबसे काम के लॉज हैं, मतलब जिनकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पर, उसमें से एक ये था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ सिंपल ये कहता है EMF induced in coil whenever magnetic flux linked with a coil change and EMF is induced in it, this induced EMF is proportional to rate of change of flux। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप फ्लक्स चेंज करोगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो। फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये डिपेंड करेगा फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज कर रहा है। समझिएगा इस चीज को कि मान लीजिए एक ये कॉइल है, एक दो केसेस ले रहा हूं, केस 1 और केस 2। आपको ये रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ में आना चाहिए। ये गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, सेम कॉइल, सेम मैग्नेट, बस फर्क इतना है कि यहाँ मैग्नेट आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ मैग्नेट आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। ओके, किस केस में फ्लक्स तेजी से चेंज होगा? हाँ, बहुत बहुत ऑब्वियस है कि सेकंड केस में फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज कर जाएगा। अगर फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज कर गया, यस, तेजी से अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस, मतलब अगर यहाँ ईएमएफ 2 वोल्ट इंड्यूस हुआ तो यहाँ 20 वोल्ट इंड्यूस होगा। जितनी तेजी से आप फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तेजी से चेंज होने का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि ईएमएफ सिर्फ चेंज इन फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि EMF, induced EMF
E is proportion rate of change of flux, delta phi over, और थोड़ा सा और डिटेल, कोई टाइम इंस्टेंट t1 है, उस टाइम इंस्टेंट t1 पर फ्लक्स phi1 is flux at time instant t1. phi2 flux at time instant t2. टाइम इंस्टेंट t2 पर जो फ्लक्स होगा, that flux is phi2. Delta phi is change in flux in time interval delta t. In time interval delta t. तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज डेल्टा फाई. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई होगा, दैट डेल्टा फाई इज फाई टू माइनस फाई टू, और जो डेल्टा टी होगा, दैट डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी. तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा E, this induced EMF is proportional to delta over delta. Induced EMF rate of change of flux के directly proportional, it's proportional to delta phi. जब आप यहाँ proportionality का साइन हटाएंगे तो आप एक नेगेटिव साइन आता है. ये नेगेटिव साइन आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी बताएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस कहाँ पर. ये नेगेटिव साइन अपने आप में एक लॉ है, जिस लॉ को लेंस लॉ कहते हैं. अभी आएंगे फैजान, लेंस लॉ है, अभी देखेंगे कि ये नेगेटिव साइन लेंस लॉ क्यों बता रहा है. अभी आते हैं. नेगेटिव साइन जल्दी से सुनना चाहते हो तो इसका सिग्निफिकेंस है कि ये अपने कॉज का अपोज करे. दैट्स नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन हटा दें, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा. अब वाई के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सब एक एक कर आता है. बताओगे मुझे जरा से ये एक्सप्रेशन है कैसा? दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ. जब तक डिफरेंशिएशन आ रहा है, दिस ईएमएफ इज एवरेज. अगर आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. आप टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दीजिए, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आ जाएगा माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी. सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी. ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है. अगर मैं इसी में मेंशन कर दूं कि आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये आर सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट आई जो हो जाएगा, दैट इंड्यूस करंट इज जस्ट द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस. सो दैट इज सिंपली माइनस वन बाय आर डी फाई ओवर डी. तो कुछ ऐसे आप इंड्यूस करंट कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज माइनस वन बाय आर डी फाई ओवर डी. ये इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन. करंट क्या होगा? सर्किट का टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ चार्ज फ्लो कर गया होगा, क्योंकि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज डी क्यू थ्रू सर्किट. अगर एक करंट इंड्यूस हो गया, दैट मींस आपके सर्किट में चार्ज मूव कर गया होगा. तो इस करंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डी क्यू ओवर डी टी, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज माइनस वन बाय आर डी फाई ओवर डी टी. तो देखिए डी टी को कैंसिल कर देगा, तो चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया, चार्ज इज माइनस वन बाय आर मल्टीप्लाइड बाय डी. तो यहां जो नेगेटिव साइन है, लेंस लॉ, ये आपको पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ देगा कि आपके ईएमएफ में कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है.
इनफैक्ट पूरा एनर्जी कंजर्वेशन इस नेगेटिव साइन की वजह से। आप नेगेटिव साइन हटा दीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। कैसे वायलेट होता है, कैसे ये एनर्जी कंजर्व करेगा, लेंस लॉ जब पढ़ेंगे तब इसे बहुत डिटेल में। फिलहाल इतना लिखिए, इस नेगेटिव साइन की अभी टेंशन मत लीजिएगा, लेंस लॉ पे बहुत टाइम देना है, पूरा एक लेक्चर लेंस लॉ पे जाता है। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें क्या परेशानी है। लास्ट सेक्शन चार्ज डी क्यू वाला एक बार और बता दीजिए। देखिए फैस, करंट का एक्सप्रेशन याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट इज डी क्यू ओवर डी टी। करंट होता है डी क्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस करंट की जगह मैंने डी क्यू ओवर डी टी रख दिया। डी क्यू ओवर डी टी को आपने इससे इक्वेट कर दिया, -1/r d∅/dt। सबर करो फैजान, सबर करो, भी आएगा। dt को dt से कैंसिल कर दिया, तो dq आ गया -1/r। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज आएगा। अरे भाई फैजान, ये दिख तो रहा है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, देखो कांस्टेंट हटाया तो -1 यूज किया ना फैजान साहब। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो -1 यूज किया। -1 है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमेशा जरूरी नहीं कि के आए जी आए। न्यूटन सेकंड लॉ जब लिखते हैं तब भी -1 आता है। सो ये माइनस साइन। और बताओ भाई, लिख लिया सबने? रब कर दूं इसे? नहीं यार बाप, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं। ये बता रहा है कि ईएमएफ अपने कॉज का अपोज कर रहा है। थोड़ा सा वेट करो बाप, भी आएगा, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस भी आएगा। ईएमएफ फ्लक्स चेंज करने से कैसे आता है? बहुत बढ़िया तौहीद, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं तुम्हें 2 मिनट में बता रहा हूँ। तौहीद का क्वेश्चन है कि ऐसा हो क्या रहा है कि फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ चेंज है। तौहीद, जब तुम फ्लक्स चेंज करोगे ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करना शुरू करेगी फ्लक्स चेंज करने की वजह से। वो मैग्नेटिक फोर्स एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगी, मतलब ये सब आगे का सिलेबस का आगे का पोर्शन है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा वायर में, एक तरफ कम हो जाएगी तो वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फिजिक्स में ना ये जो फेरेडेस लॉ है, इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। दिस ब्लैक बॉक्स इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारी फिजिक्स है। पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट इस इक्वेशन के अंदर है, पूरा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इसके अंदर है। कर कर फेरेडे ने एक लाइन में कह दिया था -डेल्टा फाई। हम इसे ब्रेक करेंगे, एक डेरिवेशन है जिसको हम दो में, उसमें मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ लॉरेंट्ज फोर्स आ रहा है और कहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैट इंक्लूड है। बट यहाँ नहीं कर सकता, उसको कराने के लिए मुझे अभी 1-2 क्लासेस। एनीवेज, क्वेश्चन याद रखना, मैं तुम्हें दिख जाएगा। चलिए इसे रब करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स। ये तो हर क्वांटिटी में मैं पहले कराता हूँ। फ्लक्स लिंक with coil is phi equal to 3t square plus 2t plus 2। ये फ्लक्स है जो कॉइल से लिंक है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। इंड्यूस ईएमएफ इन 0 to 2 seconds। इंड्यूस ईएमएफ at
t equal to 2 सेकेंड. सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, इसे तो हम साथ में करेंगे. जब मैं कह रहा हूँ 0 से 2, दैट मीन्स एवरेज. जहां भी इंटरवल दे दे आपको, 0 से 2 का इंटरवल दिया, दैट मीन्स दिस इज एवरेज. आपको एवरेज चाहिए. एवरेज ईएमएफ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज इज माइनस ऑफ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, which is minus of phi 2 minus phi 1 by T2 minus T. ये एवरेज ईएमएफ आ जाएगा. तो देखिए T1 फर्स्ट इंस्टेंट आपको 0 दिया है, phi 1 आ जाएगा. यहाँ हर जगह T की जगह 0 रख दीजिए. 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1. सो phi 1 आ गया 1. T2 देखिए, T2 इज 2 सेकेंड्स. T की जगह 2 सेकेंड्स रख दीजिए. phi 2 हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1. 12 और 4 16 और 1 17. वैल्यूज रख दीजिए. एवरेज ईएमएफ है माइनस ऑफ 17 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 विच इज माइनस 8. दिस इज एवरेज. अगर आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए तो इसे सिंपली आप डिफरेंशिएट कर टाइम की रिस्पेक्ट. So that's minus of d over dt of phi, where phi is 3t square plus 2t plus 1. So ये EMF आ जाएगा माइनस ऑफ 3 कांस्टेंट है. t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t, 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव इज 1, 1 का डेरिवेटिव इज. सो EMF आ गया माइनस ऑफ 6t प्लस 2. किस इंस्टेंट पर चाहिए? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. आपने वैल्यू रख दी. सो माइनस ऑफ 6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस ऑफ 14. So this is induced EMF which is minus of 14 volt. तो ऐसे आप induced EMF का. चलिए इतना लिख लीजिए. डाउट बताइए. तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपने नहीं बजाते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वो सिंपली डिपेंड करता है कि वेरिएशन कैसा है. अगर यहाँ कहीं मैं नेगेटिव वेगेटिव चेंज कर दूं तो कहानी बदल दो, चेंज हो सकती है. नंबर चेंज कर दो, यहाँ बड़ा नंबर ले लो इसमें और माइनस ले लो, एवरेज कम हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस कम हो जाएगा. 8 क्यों होना चाहिए हार्दिक? 2t है ना, t का डेरिवेटिव तो 1 होता है. अच्छा, 0 0 0 1 है ना, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव. चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको फ्लक्स में चेंज लेना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. इसे मैं रब कर रहा हूँ. रब कर दूं ना? सबने लिख लिया? नगमा,
देखिए स्क्वायर लूप of side 10 centimeter and resistance 2 ohm is placed vertically in east west plane. Vertically in east west plane. A uniform magnetic field of 2 Tesla is set up across the plane northeast direction. Magnetic field decrease to zero in 10 seconds at a steady rate. Calculate magnitude of induced EMF and current. So देखिए अगर मैं ईस्ट वेस्ट के अलोंग एक वर्टिकल प्लेन रख दूं तो ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये ऊपर नॉर्थ गया और नीचे साउथ। ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखने का मतलब है ऐसे रखा हुआ, वर्टिकल रखने का मतलब है ऐसे रखा हुआ, एग्जैक्ट प्लेन में ईस्ट वेस्ट के लॉन्ग वर्टिकली रखा हुआ है। अब वर्टिकली मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सो ये आपका लूप है, ऐसे कर कर लूप रखा है आपने। अब ये जो लूप है इसमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, हाँ बाहर आ लूप बाहर आ, ऐसे रखा है ऐसे एग्जैक्ट प्लेन, मतलब अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे कर कर हाथ रख दो, कॉपी से बाहर आ रहा है एग्जैक्ट प्लेन। तो लूप का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल होता है, तो ये लूप का डायरेक्शन मीन्स ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन का। जरा पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, जरा बताइए मुझे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में आपके अकॉर्डिंग एंगल कितना होगा। देखिए वो क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बाइसेक कर रहा है, ये नॉर्थ ये ईस्ट, यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी। और ये जो एंगल आ गया, ये एंगल आ गया 45, नॉर्थ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है 45 डिग्री। सो आपसे कहता है पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी लेकिन 10 सेकंड्स के बाद जीरो हो जाती है। सो इनिशियल और फाइनल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए जब आप इनिशियल फ्लक्स लेंगे, जब आप यहां इनिशियल फ्लक्स लेंगे 5, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा,
देखिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 2 टेस्ला। साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, एरिया आ जाएगा 0.1 स्क्वायर, और ये आ गया cos 45 विच इज 1/√2। तो 5 1 हो गया, इट्स 0.01 इंटू 2 इंटू 1/√2। तो 5 1 आ गया, इट्स 0.01 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो ये इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू है 0.01 इंटू √2। इसी तरह से आप फाइनल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। भाई फाइनली तो जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है जीरो। टाइम इंटरवल कितना लगा, 10 सेकेंड्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकाल दीजिए, माइनस ऑफ φ2 माइनस φ1 बाय T2 माइनस T1। तो ये आ गया माइनस, इट्स 0 माइनस 0.01 इंटू √2 बाय 10 माइनस। अब मेरे पास स्पेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, और उसको आप रेजिस्टेंस से अगर आप डिवाइड कर दें, 2 ओम का रेजिस्टेंस से इंड्यूस करंट हो जाएगा। इतना लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इसमें कहीं किसी को परेशानी है तो बताइए। भाई देखो, जब अब जेई का एग्जाम हो रहा है ना, तो आपके एग्जाम में तो कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको कोई रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही नहीं, सिवाय इसके कि आपका सिलेबस कम हो गया। आपके बोर्ड्स वैसे ही होंगे जैसे हर साल हुआ करते थे। आपके एंट्रेंसेस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हर साल होते थे। दिसंबर वाला एंट्रेंस बिल्कुल टाइम पर होगा, जेई वाला। तो जो लोग सीरियस नहीं है, अब सीरियस हो जाए। आतिक, जो टाइम होता था, मतलब यहाँ दिल्ली में जो बोर्ड्स होता है वो मार्च में होता है, आप लोगों के यहाँ शायद दिसंबर में होता है। विंटर सेशन होता है ना आप लोगों का, यहाँ तो समर सेशन। लूप का डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। साथ ही ऐसे रखी हुई है लूप, लूप ऐसे रखी है। एग्जिट प्लेन सिखाया था ना, अगर ये तुम्हारी कॉपी है, कॉपी में ऐसे कर कर रख दो। एग्जिट प्लेन कह रहा हूँ। साथ ही एग्जिट प्लेन समझ में आता है। एग्जिट प्लेन में रखा है ईस्ट वेस्ट पर, वर्टिकल ऐसे रखा हुआ है आपके। जब लूप यहाँ पर है तो एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होगा, ये देखो वीडियो में, ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर अपवर्ड्स जाएगा। चलिए इसे रब करना शुरू करते हैं। सो देखिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा माइनस ऑफ 0.01 √2 डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट। अब आप चाहो तो और डिवाइड कर दो इसे। इंड्यूस करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये 0.01 √2 खरीदा 1000 हो जाएगा, 100 नहीं 1000 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, फैजान सही कह रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 है पॉजिटिव। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया, इंड्यूस करंट भी आ गया। बस एक क्वेश्चन और है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, रब कर दूं, ये सब लिख चुके हैं। अल्मास, अमानत, माज,
हमारा नेगेटिव ईएमएफ सिर्फ ये बता रहा होता, अगर आप ईएमएफ नेगेटिव ले लेते कि आपका, अगर देखो अभी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक मैं डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर, देखो अमान का क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव ही लेने देता तो क्या फर्क पड़ जाता। अभी अमान मैं कहीं भी ना डायग्राम में पोलैरिटी नहीं शो कर, अभी उसने कोई ऐसा डायग्राम बना के दिया नहीं कि मैं आपको पोलैरिटी दिखा पाऊँ, तो अभी तो नेगेटिव साइन को मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव को आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव की प्रॉपर्टी ये पोलैरिटी है तो पॉजिटिव साइन की ये पोलैरिटी होगी और वाइस वर्सा, दोनों की पोलैरिटी रिवर्स होगी। नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और नया आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन सिंपली मीन्स कि एक ईएमएफ की अगर पोलैरिटी है दूसरे की। अब जब मैं दोनों में से कोई एक भी ड्रॉ नहीं कर रहा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्या होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे जहां एक्चुअल में वो पूछेगा पोलैरिटी कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, वहां मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ओके नेगेटिव लेते तो ये आता, पॉजिटिव की वजह से ऐसा। अच्छा जी। और वैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में ऐसे भी अंदाजा लगाते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ गया दैट मींस फ्लक्स डिक्रीज हुआ। अगर आप सिर्फ पोलैरिटी नहीं देखना चाह रहे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव में फिजिकल, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव आ गया दैट मींस फ्लक्स आपका कम हुआ, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव आ गया दैट मींस फ्लक्स आपका इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और आता है इस पर कि आपको एक रीजन दिया है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इनवर्स, इसे कहते हैं रीजन 2, और ये रीजन 1 है जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। आपने एक सेमी सर्कुलर कॉइल ली और उसे रीजन 1 में रख दिया होगा, ये आपकी सेमी सर्कुलर कॉइल है जो रीजन 1 में रखी हुई है। कॉइल का कुछ रेडियस भी दिया है, द रेडियस ऑफ द कॉइल इज आर। इस कॉइल को आप कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर, ये कॉइल रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऐसे कर कर ये कॉइल रोटेट कर रही है, ये सेंस ऑफ रोटेशन है कॉइल। सो कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल is rotating with angular velocity omega in a plane perpendicular to magnetic field. सो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, उस प्लेन में ये कॉइल रोटेट कर रही है। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस, also decide range when EMF is positive and negative। वो रेंज भी डिसाइड कर दी है जिन रेंज में ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए यहां में एक बहुत छोटी सी क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ में सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ये। इसमें हिंट के नाम पर हम एरिया ऑफ सेक्टर यूज करते हैं। हिंट के नाम पर सेक्टर का एरिया यूज करते हैं।
ये एक सेक्टर है, एंगल थीटा रेडियस आर। तो ये क्लास 10th में एरिया होता है, एक्सप्रेशन होता है, जो पूरा एरिया है ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इतना लिखिए, मैं इसको यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट। जब क्वेश्चन लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रख करता हूँ। साकिब, सनफ, सईदा, शाहिद, शान, शुजात, तहरीन, उस्मान, लिखा सबने क्वेश्चन? तो रब करते हैं। तो देखिए, ये जो कॉइल है, ये कॉइल घूमते हुए कोई टाइम इंस्टेंट टी होगा जब ऐसी हो जाएगी। ये कॉइल रोटेट कर रही है, ये कुछ कुछ टाइम में ऐसी हो जाएगी। मीन्स ये कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर रही है। पहले पूरी कॉइल बाहर थी, अब कुछ कॉइल अंदर चली गई ना, थीटा एंगल से रोटेट कर। तो एरिया जो होगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इतना एरिया आ गया होगा कॉइल का विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये एरिया आप सेक्टर के एरिया से डिसाइड कर सकते हो। सेक्टर्स का फॉर्मूला आप यूज कर कर डिसाइड कर सकते हैं कि एरिया कितना। सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी। अब इस वाले आप बताओगे फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी टाइम टी पर, यहाँ पहुंच गया फ्लक्स लिंक विद कॉइल एट टाइम टी। फ्लक्स लिंक विद कॉइल एट टाइम टी। ओए, जिससे पूछ रहा हूँ सिर्फ वो सुनाओ, रुक जा, अभी आऊंगा तुम्हारे पास। सवाल है, हाँ, फ्लक्स क्या होगा लिंक विद कॉइल एट टाइम टी? है क्लास में या? हाँ, है तो क्लास में। फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स क्या होता है सवाल है? बी ए कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया बी ए कॉस थीटा। बच्चे अब ये ए और बता दो मुझे, ए कितना है? एरिया और बता दो, एरिया कितना है? अभी लिखवाया था मैंने, हाफ आर स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। बी इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और मुझे ये कोई बताएगा एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में? ये हार्दिक को बताने दो। हार्दिक, जरा बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? क्योंकि ये थीटा भी लिखना पड़ेगा ना, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब यार ये दो एरिया हो जाएंगे। रुको 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 रुको, इसको मैं कुछ और कह देता हूँ, वरना कई तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे थीटा ना कहकर इसका कुछ और नाम दे देते हैं, इसको अल्फा कह देते हैं। तो ये एरिया हाफ आर स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हाफ आर स्क्वायर अल्फा। अभी हार्दिक बताओ जरा, थीटा कितना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल? अमान बिल्कुल सही है, 0 डिग्री। वेरी गुड। भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना खदीजा, जब प्लेन के परपेंडिकुलर लोगे तो इनवर्ड जाएगा। जब आप प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो इनवर्ड जाएगा। तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब फ्लक्स इज बी आर स्क्वायर अल्फा बाई 2। एंगल नहीं समझ में आया, थीटा नहीं समझ में आया, फायदा ये वाला एंगल थीटा ना। थीटा एंगल किस में होता है? थीटा इज
एंगल, हाँ शांत, अभी आ रहा हूँ बस तुम्हारे क्वेश्चन पर। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू एरिया, ऐसी होगा। फायदा जरा बताओ कि इस कॉइल किस प्लेन में रखी हुई है, ये वाली जो कॉइल है। अभी आ रहा हूँ जोएब, ये कई लोग पूछ रहे हैं, शान भी यही पूछ रहा है, एक मिनट बस। फायदा ये कॉइल किस प्लेन में रखी हुई है? फायदा प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। कॉइल किस में? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के जब परपेंडिकुलर लोगे, मीन्स ये ऐसे रखी हुई है, दो ऑप्शंस हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स भी हो सकता है। अगर मैं परपेंडिकुलर इनवर्ड्स लेता हूँ तो एंगल 0 डिग्री होगा। अगर मैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स भी तो ले सकता हूँ। अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स लेता हूँ तो एंगल कितना होगा? 180। कॉस 180 -1। नेगेटिव फ्लक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता तो उसमें हम लेते थे कि क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है। अगर एक ओपन सरफेस है तो उसमें फ्लक्स नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमेशा अवॉइड करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो नेगेटिव को अवॉइड करते हैं। जैसे ये एरिया दिया है, भाई मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप एरिया वेक्टर यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। इससे लोगे तो नेगेटिव आएगा, इससे लोगे पॉजिटिव आएगा। वो नेगेटिव साइन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि उस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। इसीलिए 180 ना लेकर 0। फिजिकली कोई मतलब नहीं है नेगेटिव फ्लक्स। अरबाब, जुहेब, शान और भी कई लोगों का यही क्वेश्चन है। हाँ मतलब सिर्फ सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं है जुहेब, प्रॉब्लम ये अगर मैं नेगेटिव ले लूँ ना तो उस नेगेटिव का भी मतलब होना चाहिए। Flux is just number of field lines crossing an area normally. Number of field lines is -3। तो मैं इस -3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सिर्फ इस वजह। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये कॉइल है, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इज 0 डिग्री। एक केस में ये चीज इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कहता हूं कॉइल को 180 डिग्री से टर्न कर दिया। 180, अभी आता हूं वजाहत क्लोज सरफेस पे, 180 डिग्री से टर्न कर दिया। अब यहाँ 180 डिग्री लेना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि अब वो कंपेयर करवा रहे हैं कि पहले 0 था, अब रिवर्स कर दिया एरिया, अब ये 180। यहाँ आपको 180 कंसिडर करना है। जुहेब, अरबाब और शान, क्लियर हुआ? वजाद आपके पर आ रहा हूँ मैं। अब वजाद आप सुनिए, अगर सरफेस क्लोज हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमेशा 0 ही आएगा। अगर आप सरफेस क्लोज ले लें तो फ्लक्स हर हाल में 0 आएगा, तो फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वरना तुम सही कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चीज मैटर करती है कि नेगेटिव का मतलब होता है कि एंटर कर। लेकिन जब आप मैग्नेटिज्म लेते हो तो क्लोज सरफेस के लिए तो फ्लक्स 0 ही आता है, तो नेगेटिव साइन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसीलिए उसको नेगेटिव का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं। फाई आ गया बी आर स्क्वायर अल्फा बाय। सनाउल का बहुत ढंग का आर्ग्यूमेंट था। सनाउल कह रहा था कि इस फ्लक्स के लिए 0 से 180 डिग्री तक इंटीग्रेट करना चाहिए। सनाउल का आर्गुमेंट था जब फ्लक्स पूछ रहा था मैं कि 0 से 180 तक इंटीग्रेट करना चाहिए। आप में से कितनों को लगता है इंटीग्रेट करना चाहिए? इंटीग्रेट करना चाहिए मतलब यस लिख दो, नहीं करना चाहिए तो नो लिख दो। आप में से कितनों को लगता है कि इंटीग्रेट करना चाहिए? फैजान कहता है नहीं। भाई देखिए, हम इंटीग्रेट तब करते हैं जब या तो आपकी सरफेस कर्व्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है या कांस्टेंट है? यहाँ जो आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है या कांस्टेंट मैग्नेटिक? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत क्या? आप इंटीग्रेट कर कर यही तो ले आओगे। देखो आप ऐसे लिखोगे बी
ये cos थीटा, b भी कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ डी ए, इंटीग्रल ऑफ डी ए ही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। इंटीग्रल की जरूरत तब आएगी जब या तो एंगल हो, कुछ ऐसा दिया हो भाई ये एंगल हमेशा जीरो नहीं रहता, ये एंगल चेंज कर रहा है, या फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो इंटीग्रल की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एरिया चेंज होने से और आप तो किसी एक इंस्टेंट पर ईएमएफ कैलकुलेट करोगे ना, आप किसी एक इंस्टेंट पर ईएमएफ लोगे ना। जब आप ईएमएफ लेते हैं तो इट्स डी फाई ओवर डी टी, दैट मीन्स योर फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई देखो मैथमेटिकली सोचा करो, बी इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, सनाउल ऐसे ही होगा। बी कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, कॉस जीरो कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, क्या बच गया सनाउल? अब जिस इंस्टेंट पर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो उस इंस्टेंट का एरिया आ जाएगा इंटीग्रेट कर कर, तो आ जाएगा बी इंटू कॉस जीरो इंटू ए। बताओ क्या फायदा हुआ इंटीग्रेट? इंटीग्रेट कर कर फायदा तब होता जब तुम्हारी जो फील्ड है वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, या वो आपसे कहता है कि एंगल आपका चेंज कर रहा है, तब जरूरत पड़ जाए। अभी कोई जरूरत नहीं। इस बी आर स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is minus of d phi over d। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, d ओवर डी टी ऑफ बी आर स्क्वायर अल्फा बाई। तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, इट्स माइनस बी आर स्क्वायर बाई टू, तो कांस्टेंट है, डी अल्फा बाई डी। भाई सनाउल जरा बताओ डी अल्फा बाई डी टी क्या होता है? सनाउल डी अल्फा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? जरा देख लेना अल्फा है क्या है। हाँ वेरी गुड, एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ना। तो डी अल्फा ओवर डी टी जो हो जाएगा, इसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। सो ये ई आएगा माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा अब जरा यहां देखो ढंग से कि जब ये कॉइल एंटर कर गई, सो यहां पर जब कॉइल थी तो आप लिख सकते हो अल्फा जीरो था। जब कॉइल पूरी तरह से अंदर चली जाएगी, ऐसे अगर ये एंटर कर गई, तो बता सकते हो कितने एंगल से कॉइल रोटेट कर गई होगी? अगर ये बिल्कुल रोटेट कर कर अंदर चली जाती है, कितने एंगल से रोटेट कर गई होगी? 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री तक आपके फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? 0 से 180 डिग्री तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस चेंज पॉजिटिव होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका नेगेटिव जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं अब इसके बाद ये बाहर निकलना शुरू करेगा, जब ये बाहर निकलेगा दोबारा तो आपका एंगल 180 से दोबारा 60 डिग्री होगा। जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, डी फाई नेगेटिव होगा, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। तो ये जो पोलैरिटी पूछ रहा था पॉजिटिव नेगेटिव वही आएगी। और जरा मुझे बता दो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? इससे देखकर बता सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पर क्या फर्क है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पूछ रहा हूं मैं, 0 से कांस्टेंट रहेगा। भाई देखिए ये है आपका ईएमएफ, ये अंदर जाएगा बाहर जाएगा, बी कांस्टेंट है, कॉइल का रेडियस भी चेंज नहीं कर रहा,
ओमेगा भी चेंज नहीं कर रहा, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो ही सिर्फ पोलैरिटी ही तो चेंज कर रही है। क्यों लग रहा है तुम्हें कि चेंज कर रहा है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड? कब लग रहा है चेंज कर जाएगा? तौहीद तौहीद का भी आंसर था, शायद अरबाब भी कह रहा था चेंज हो जाएगा, फैजान का भी था चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? ऐसा क्या है इस एक्सप्रेशन में जो तुम्हें चेंज होता हुआ दिख रहा है? तौहीद अच्छा, एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। इसे रब कर दूं, एक एक न्यूमेरिकल और है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लिखो लिखो जोएब लिखो। अच्छा देखो जाहिर, इंक्रीज डिक्रीज नहीं समझ में आ रहा। यहाँ देखिए, कॉइल अभी रीजन 1 में है, तो रीजन 1 में तो जाहिर देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब ये कॉइल मैग्नेटिक रोटेट करना शुरू करेगी ऐसे, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, तो फ्लक्स बढ़ेगा। जाहिर बताओ, इतना आया? जैसे जैसे रोटेट करेगी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में आती चली जाएगी, तो फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा, अब जब ये और रोटेट करेगी तो अब क्या करेगी? एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है जाहिर। अगर इसे 180 लीव कर, तो क्या लग रहा है फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जाहिर? डिक्रीज करेगा। बस यही मैं कह रहा हूँ कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब समझ में आया? 0 से 180 में इंक्रीज होगा, 180 से 360 में डिक्रीज। चलिए इसको रब करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेंस लॉ आना चाहिए, तो लेंस लॉ स्टार्ट करते हैं। लिखो अरशद, लिखो लिखो लिखो। वजह, अगर इसे एक्जेक्ट प्लेन में रोटेट कर दें, तो मुझे बताओगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना रहेगा? एग्जैक्ट तो ये है, बजाज ऐसे रोटेट कर रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तब तो 90 हो जाएगा। अगर एंगल चेंज करना चाहते, अभी वजह एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं उसमें तो 90 होगा ना, एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम बेसिकली ऐसे रोटेट करना चाह रहे हो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो तुम ऐसे रखो, और जो एक्सिस लो वो डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट करना शुरू करो, एक्सिस लो और डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट करना शुरू करो। अभी आते हैं फैजान, जरा 1 मिनट रुको, एक एक करके क्वेश्चन, यही कह रहे हो ना? अब इसके लिए वजह, अगर ये इसी रीजन में ऐसे घूमता रहता है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। अगर ऐसे घूमता रहता है तब तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ऐसे ही घूमता है, तो फिर तुम्हारा फ्लक्स हो जाएगा
ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एसी डायनामो हो जाता है, पी ए कॉस थीटा, बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कॉस थीटा को टी की रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, चेन रूल डी थीटा ओवर डी, तो आ जाएगा तुम्हारा बी ए साइन थीटा ओमेगा। समझ में आया वजह? अब थीटा चेंज होगा, जो तुम ले रहे हो उसमें थीटा चेंज। अच्छा, फैजान का कहना है कि अगर हम सेमी सर्कल की जगह पूरा सर्कल ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो भाई इसको पूरा सर्कल रखकर देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर तुम सर्कल रखोगे ना फैजान, और तुमने इसे बाहर रख दिया और तुम इसे रोटेट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम सर्कल को कहो अंदर रख देते हैं, अगर ऐसे रोटेट करेगा बाहर रोटेट कर रहा है कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम कहते हो सर्कल को ऐसे रख देते हैं, आधा अंदर है आधा बाहर है, तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो अंदर है उसमें तो फ्लक्स चेंज करेगा नहीं, हमेशा ये पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वजह से तो कोई ईएमएफ आएगा नहीं। ईएमएफ आएगा इसी की वजह से, अगर आधा आधा रख दिया तो, अगर आधा आधा रख दिया, हाँ आधे, तो सेम आएगा, बाहर रख दिया तो जीरो हो जाएगा। अच्छा मैं लेंस लॉ बता, लेंस लॉ, तो देखिए लेंस लॉ सिंपली कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, सुन लो फैजान, सुन लो डेफिनेशन सुन लो, तो टाइम देखो, लेंस लॉ कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉस का अपोज करेगा। कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes its cause. So direction of induced current या polarity of induced EMF कुछ ऐसा होगा कि वो अपने cause का अपोज करे, that is change in flux. चेंज इन फ्लक्स का अपोज करने का क्या मतलब है? अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। That is, if flux increases, then induced current will try to decrease it, and vice versa. अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट कोशिश करेगा कम हो जाए, फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट कोशिश करेगा बढ़। दैट्स लेंस। और एक चीज और है, ये भी अभी कैलकुलेशंस में प्रूफ हो जाएगा कि लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस with law of conservation of energy. कि लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप लेंस लॉ वायलेट करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होगी। जो सिंपल सा नेगेटिव साइन आता है ना इस इक्वेशन में, माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, ये नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन कंट्रोल कर, अगर आप नेगेटिव साइन वायलेट कर दें तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा।
अगर नेगेटिव साइन है दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन आपकी इक्वेशंस में एग्जिस्ट है। इसे लिख लीजिए इतना। ले रहे था। देखिए सवाल है कौन सा ये। देखो मैंने अभी इसमें कोई डिटेल नहीं बताई, सिर्फ मैं स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ। लेंस लॉ कहता है कि अगर जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस करंट होगा वो अपने कॉज का अपोज करेगा। फेरेडेज लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो अपने कॉज का अपोज करने का मतलब है फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करेगा। मीन्स अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम कराएगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, कैसे कम कराएगा, ये वेडनेसडे के लिए छोड़ दो, वेडनेसडे जब लेंस लॉ आगे करेंगे तब दिखेगा। दूसरी चीज, ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करो। अगर आप इक्वेशन से नेगेटिव साइन हटा दें तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करना बंद कर दो। मीन्स अगर आप ये ऑपोजिशन हटा दें तो एनर्जी कंजर्व नहीं। अब वो भी एक सवाल उठ रहा होगा कैसे एनर्जी कंजर्व है। भाई इसके लिए भी वेडनेसडे तक वेट कीजिए, वेडनेसडे जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, सब दिख जाएगा आपको। इंक्रीज डिक्रीज कैसे यूज करते हैं, एनर्जी कैसे कंजर्व। आज इसे हम यहीं छोड़ते हैं। तो नो डिजिटल पेन इससे डिजिटल पेन है, डिजिटल पेन हो। असबा मुझे फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे फरहान, लॉकडाउन खुले तो जब खुलेगी तो तुम्हें कोचिंग में लाके सामने बिठाएंगे। खुलने तो दो, खुल जाए तब। वालेकुम आरिफ। आपकी मर्जी है, या तो दोनों चीजें चलेंगी फैजान, जो आपकी चॉइस है आप ऐसे करें। जाहिर जिस दिन कोचिंग खुल जाएगी आपकी चॉइस होगी, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना। अब जिस दिन गवर्नमेंट में, हमारे पास तो दोनों ही चीजें है ना, कुछ बैचेस तो परमानेंटली ऑनलाइन, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या, आपकी श्रद्धा है, आप जो चाहे करना चाहें करना, बस आप पढ़ जाए। भाई मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आप लोगों का टाइम बचता है। मतलब याद है ना, 2 घंटे के लेक्चर के लिए आप लोग 1.5 घंटा अपना बर्बाद करते थे, वो टाइम बच जाएगा। हाँ सर, भाई एक टाइम पर नहीं होगा, टाइम तो चेंज करना होगा, अलग अलग टाइम्स मतलब किसी को स्प्लिट कर देंगे ऑफलाइन।